जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हमारी एक नई फाइल है जो कि बेसिस एंड डायमेंशन से है। इसमें मुख्तलिफ किस्म डायमेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर वन देखिए कि विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज इनवर्टिबल। यानी यहाँ से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल है। ओके। अच्छा, जो मैट्रिक्स है ए, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। अब पहला पार्ट हमें ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक थ्योरम आपको कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस नल ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ ए, सॉरी, रो स्पेस ऑफ ए या फिर कॉलम स्पेस ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू एन। किसी भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए उसकी नल स्पेस की डायमेंशन और उसकी रो स्पेस की डायमेंशन का जो सम है एन के इक्वल होता है। पिछली मीटिंग में भी मैं ये बता रहा था, फिर यहाँ दोबारा डिस्कस कर दूं कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसकी रो और उसकी कॉलम स्पेस की डायमेंशन बराबर होती है और इसको रैंक बोलते हैं। रैंक ऑफ, ये मुख्तलिफ तरीकों से फाइंड की जा सकती है। जैसा कि रैंक के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म बनाकर उसके आप नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स काउंट कर लें, या फिर आप उसकी रो स्पेस फाइंड करके उसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लें, या उसकी कॉलम स्पेस की डायमेंशन के बारे में बात कर लें। तो ये सारी चीजें हमें रैंक बताती है। तो अगर हमें रैंक मालूम हो तो नल स्पेस के बारे में भी पता चल जाता है। अच्छा, एक रिजल्ट और भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो उसका जो रैंक है वो फुल होता है। यानी रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर यूं कह लें कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो अच्छा, अगर पहले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो अगर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जीरो होगा तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए कितनी होगी? एन होगी, तभी तो आंसर एन आएगा ना। तो इससे तो हमें ये पता चला कि इसका जो रैंक है वो फुल है। यानी इससे ये पता चला कि ए इन्वर्टिबल है। इसलिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हमें तो वो चाहिए जिससे ये इम्प्लॉय ना हो कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है। अच्छा, जरा बी देखिए। बी में यह है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस की बात की जाए या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस की बात की जाए, ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, अच्छा, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स का रैंक है वो n है। और अगर मैट्रिक्स का रैंक एन है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल। तो यहाँ से भी ये इंप्लॉय हो रहा है। जरा ऑप्शन बी देखिए कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये तो इन जनरल ट्रू होता है। ओके। किसी भी मैट्रिक्स का नल स्पेस और उसकी जो रैंक है उसका सम एन होता है। अच्छा, इससे हमें ये कंफर्म नहीं होता कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है। इससे हमें ये बिल्कुल नहीं पता चलता, क्योंकि ये जो रिजल्ट है सी, ये हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, चाहे वो इन्वर्टिबल है चाहे वो इन्वर्टिबल नहीं है। ये जो सी रिजल्ट है ये हमेशा ट्रू होता है। इसको रैंक नलिटी थ्योरम का नाम भी देते हैं। तो इससे ये हरगिज नहीं पता चलता कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है या नहीं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर टू, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स whose null space has dimension a। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है। का मतलब उस मैट्रिक्स में एम रोज हैं और एन कॉलम। मैट्रिक्स ऑर्डर है एन। तो अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम,
अच्छा, ये भी हमें बताया गया कि whose null space has dimension k, so dimension of null space of A plus dimension of row space of A, that should be equal to n number of columns. अच्छा, ये डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए एक बात ही होगी। अच्छा, नल स्पेस की डायमेंशन हमें बता दी गई है जो कि के एस ए प्लस डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस के। अच्छा, जरा ऑप्शन ए देखिए, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज के। तो अगर मैट्रिक्स ए का ए अगर नल स्पेस की डायमेंशन के हो तो ए ट्रांसपोज की नल स्पेस की डायमेंशन भी के होगी। एक मिनट, मुझे जरा ये वेरीफाई करने दें। अगर मैट्रिक्स ए, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक। लेकिन इसमें ये मैं जरा चेक करके आपको बता दूंगा। डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए इज एम माइनस के। देखिए, अभी हमने यहाँ ये देखा कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस के। एम माइनस के का तो सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए का मतलब यही है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ, इन दोनों का ये सेम होती है, इक्वल टू माइनस के। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, लेट एस बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फोर पॉलिनोमियल इन P3, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मैं यहाँ पर एक दो बातें बताना चाहूंगा ताकि ये आगे भी यूज और हमें पता हो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई भी एक वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस लें जिसकी डायमेंशन n हो, इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, और हम s उसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, s इज सबसेट ऑफ v, तो अगर तो s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बात याद रखिएगा कि इफ s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो s की कार्डिनैलिटी है वो लेस देन और इक्वल टू n है। हमेशा किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट की कार्डिनैलिटी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस की डायमेंशन या उससे कम होते हैं। और नंबर 2, अगर S जो है वो स्पैन करता है पूरी वेक्टर स्पेस, इफ S स्पैन बी, देन द कार्डिनैलिटी ऑफ S विल बी ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि डायमेंशन से कम एलिमेंट रखने वाला सेट कभी भी पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन नहीं कर सकता, और डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट्स रखने वाला कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अब आते हैं इस क्वेश्चन। Let X be a linearly independent set of four polynomials in P3। अच्छा, P3 की जो डायमेंशन है वो कितनी है? डायमेंशन ऑफ P3 दैट इज इक्वल टू, ये रूल है, डायमेंशन ऑफ Pn इज इक्वल टू n प्लस 1, so that's why dimension of P3 will be। और जो सेट S है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? S be a linearly independent set, S is linearly independent, और उसके साथ साथ उसमें चार एलिमेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ S इक्वल टू। अच्छा, अब ये भी साथ में इन दोनों से एक रिजल्ट ये भी ड्रा किया जा सकता है कि अगर सेट S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और उसके साथ साथ उसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन के बराबर हो, तो फिर वो सेट जो है वो स्पैन भी करता है वेक्टर स्पेस V, देन S स्पैन V। या इससे हम ये भी कंक्लूड करें कि इफ S spans V and cardinality of S is equal to n, then S is linearly independent। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, देखिए। अच्छा, आप देखें जो सेट S है उसकी कार्डिनैलिटी डायमेंशन के बराबर है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, पूरी वेक्टर स्पेस भी को स्पैन भी करेगा, यानी P को स्पैन। अब तरफ आते हैं।
ऑप्शन ए है एस स्पैन्स P3, तो ये करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह ऑप्शन बी है कि वन मेंबर ऑफ एस कैन बी डिस्कार्डेड टू ऑब्टेन अ बेसिस फॉर P3, ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि एस में एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन के बराबर है। अगर आप एस में से एक एलिमेंट को निकाल देंगे तो एस में तीन है, कभी बेसिस नहीं। ओके, इसी तरह द सेट एस कैन बी एक्सपेंडेड टू ऑब्टेन अ बेसिस फॉर P, कभी एक तीन से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। और आखिरी है एस डज नॉट स्पैन P3, तो ये बात गलत है, ऑप्शन ए ही। या फिर ने एक स्टेटमेंट भेजी है जी, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, लेट P4 बी द ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट, यानी P4 जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, P4 की डायमेंशन कितनी है, 5 है। यूज द ऑर्डर्ड बेस है P1 P2 P3 P एंड P5, यानी हमारे पास ये अगर उसको बेस में कौन कौन से एलिमेंट्स और ये ऑर्डर्ड बेसिस T पावर 4 T पावर 3 T पावर 2 T। ऑर्डर्ड बेस का मतलब है कि इसकी तरतीब का भी ख्याल रखा जाए, इनको हम अब आगे भी। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, किसी भी वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना हो, वेक्टर को दी गई ऑर्डर्ड बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। वहां से जो कोफिशिएंट्स मिलते हैं उनका एक कॉलम बना दिया जाए तो कोऑर्डिनेट वेक्टर। अच्छा, क्यू ऑफ टी दोबारा देखिए, क्यू ऑफ टी किसके इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं -t +5t² -2t एंड +3। अच्छा, अब बीटा में तो T पावर 4 भी है और इसमें T पावर 4 नहीं है, इसका मतलब T पावर 4 का कोफिशिएंट 0। क्यू ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 0 T पावर 4 -t +5t -2t +3। तो यहां से आप देखें, जो ऑर्डर्ड बेसिस है उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्यू को लिख दिया गया है। ये और थोड़ा सा मुश्किल तब होता जब ये इस तरह की स्टैंडर्ड बेसिस ना होती, इसके अलावा कोई और बेसिस। तो यहाँ T पावर 4 का कोफिशिएंट 0 है, T पावर 3 का कोफिशिएंट -1 है, T पावर 2 का कोफिशिएंट 5 है, T का कोफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट टर्म। यहाँ से ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो ऑप्शन सी है ये इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, let S be a linearly independent set of n in a vector space V. If S is not a basis for V, what conclusion can be drawn? अभी मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि अगर एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन या डायमेंशन से कम होती है। Let S be a linearly independent set of n vectors. S की कार्डिनैलिटी कितनी है, n है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि n विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, अच्छा चलिए यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि डायमेंशन ऑफ v इज लेस देन और इक्वल टू n, तो ये बात गलत है। n शुड बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन या डायमेंशन से कम होती है, मैं बार बार इस। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि s स्पैन्स v। तो अभी यहाँ ये कहा गया कि S इज नॉट अ बेसिस फॉर V। S लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है और वो बेसिस नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो V को स्पैन नहीं करता। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी, वन ऑफ द वेक्टर्स इन S इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स इन S, तो ये तो तब होता ना जब S लीनियरली डिपेंडेंट होता। कोई भी सबसेट ऑफ वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनमें से किसी एक वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में
इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यह है कि इसका कोई भी एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं, दैट्स व्हाई। और चौथा क्या है कि डायमेंशन ऑफ v इज ग्रेटर देन n। हाँ, ओके, ये बात सही है। मतलब देखें यहाँ लेस देन और इक्वल वाला ऑप्शन जस्ट लेस देन में बदल जाएगा। क्यों? इक्वल तो तब होना जब वो बेसिस बन जाए, अगर वो बेसिस नहीं है तो इसका मतलब n शुड बी लेस देन डायमेंशन ऑफ v। d इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिस फॉर द रेंज ऑफ द मैट्रिक्स। रेंज से क्या मुराद है? कॉलम स्पेस। तो इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस बतानी है तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म बना लें। जिन जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होंगे वो कॉलम उठा के हम बता देंगे कि ये इसकी रेंज की बेसिस। तो यहाँ तो चले जरा, अगर हम इसकी एचिलॉन फॉर्म बना दें तो ये किस तरह से बनेगा? 1 1 1 0, रो 2 माइनस रो 1 करने से 0 2 -1 1 5 -1 और ये 0। इसी तरह रो 3 -1 करने से 9 -1 8 एंड 0। अभी भी ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर एक पिवट एलिमेंट है और यहाँ पर एक पिवट एलिमेंट है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स जो हैं वो इसकी रेंज की बेसिस 1 and 2 3 कॉलम्स 1 and 3। सो यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ। नंबर 7, basis for the set of vectors A, B, C, A। क्वेश्चन ले लो अस्सलाम आपके व्हाट्सएप क्वेश्चन टाइम में। जी मैं उसकी तरफ आता हूँ। ओके, basis for the set of vectors A, B, C satisfying the equation। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगी तो 3a - 2b + c इसको हम लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू b माइनस सी। तो ए बी सी अब किस तरह से लिखा जाएगा? ए बी सी ये बन जाएगा ए, ए की जगह हम लिख सकते हैं, बल्कि ऐसा करें सी को सेट, जरा आसान है ना। इससे जरूरी नहीं है, आप ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से डी को लिखा जा सकता है बी -3a। तो ए एज इट इज होगा, बी एज इट इज होगा और सी की जगह लिखेंगे b-3। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं a × 1 0 -3 एंड प्लस b × 0 1 एंड। तो यहाँ कोई है ऐसा या इसका कोई मल्टीपल? 2 -3 3 1 0 एंड 2 3 0। लेकिन ये तो होना चाहिए 1 0 -3 एंड 0 1। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट है, नन ऑफ दीज। नंबर 8, द कॉलम्स ऑफ विच मैट्रिक्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। इसमें से पूछा गया कि कौन से वेक्टर के तमाम, कौन से मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स आर क्यूब के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये 4 वाला तो कभी भी नहीं हो सकता ना। वजह क्या है? क्योंकि आर क्यूब की डायमेंशन 3 है। 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स हमने चेक करना है कि क्या बेसिस है या नहीं। अच्छा, जरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बारे में कंप्लीट है कि कौन सा इसमें। अच्छा, 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, उसके तीनों कॉलम बेसिस तब बनाएंगे जब वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है भला? 24 है। वजह क्या है? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। मैंने 1 4 और 6 मल्टीप्लाई करके बता दिया कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 24 है और ये 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उनकी तादाद भी 3 है, इसलिए वो स्पैन भी करेंगे। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज
ऑप्शन। नंबर 9, द कॉलम्स ऑफ विच मैट्रिक्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब, सेम रीजन। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी सेम है, ये रिपीट हो, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जगह बन। Number 10, what is the dimension of the space of vectors in R5 having the form A minus 3B, B minus A plus 2? अब जरा गौर करें, इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हैं? दो, A एंड B। सो दैट्स व्हाई इसकी डायमेंशन, जैसे यहाँ पीछे आपने देखा ना, इसमें भी जो फ्री वेरिएबल्स थे वो कितने थे? A B C हैं, तो इसमें से जो फ्री हैं वो एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, इसका मतलब दो फ्री हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ से जो देगी उसमें दो है, यानी उसकी डायमेंशन है। इसीलिए यहाँ से भी हम देखकर डायरेक्ट बता रहे हैं कि तीन वेरिएबल्स हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स यानी इसकी जो सॉल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन। नंबर 11, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विच कंक्लूजन इज नॉट जस्टिफाइड। अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम, ओके, तो अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ होना तो ये चाहिए कि ए प्लस नलिटी, नलिटी मीन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, that should be equal to n number of column। तो which conclusion is not justified, अब यहां से देखना कि कौन सा आंसर नहीं होता। रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एन, ये हो सकता है कि यहाँ पर एक से छोटा नंबर लिखें, यहाँ बाकी उसकी कमी पूरी करें तो आंसर एन आ सकता है। तो ये तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं। ऑप्शन बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन, ये भी जरूरी नहीं होता। अगर हम मैट्रिक्स ए लें जिसका ऑर्डर 4x5, इसका रैंक 1 भी हो सकता है, 2 सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे ना कि मिनिमम ऑफ एम एंड एन यानी 4 तो नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ये बात सही है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को एक और तरह से लिखा गया। ओके, 10 रिपीट करते हैं जी, बिल्कुल कर देते हैं। ये 10 है, इसमें है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ वेक्टर्स इन R5 हैविंग द फॉर्म, इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, इस इससे जो स्पेस बनती है उसकी डायमेंशन पूछी गई। जरा देखिए ना, हमारे पास एक सेट एस है, एस के एलिमेंट्स इस तरह के -3 बी, बी माइनस ए। चले इसी एलिमेंट को हम यूं लिख सकते हैं, ए इंटू वन -1 1 1 0 प्लस बी इंटू -1 0 एंड 1। यहीं से आप देख सकते हैं वो वेक्टर से स्पैन हो इंडिपेंडेंट भी है, सो दैट्स व्हाई इसकी डायमेंशन 2। क्या सदुल्ला? इसका कंसेप्ट एक मिनट बताता हूँ। फ्री से मुराद ये है कि यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट है ये फ्री है ना, ए एंड बी, यानी दो अननोन आप उसमें कह लें, दो कांस्टेंट कह लेते हैं, तो खैर नहीं, ये वेरी कर सकते हैं।
आई थिंक आपने देखी, उसमें देखिए मैंने बड़ी डिटेल में टेबल्स क्या हो। यहाँ पर ये है, चलें आगे, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूं व्हाट इज। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहे थे, या फिर सब, हाँ, आपने किया। मैं यहाँ पर एक अलग भी, कि आपका एमसीक्यू ये है, यहाँ ले आता हूँ जी। ये है, आपको दिखाई दे रहा है सबको? The dimension of the linearly independent vector is, अब देखिए अगर ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो नहीं, ये वो क्वेश्चन बनता नहीं है। आई थिंक ये पहले भी डिस्कस हुआ है हमारा। सिर्फ एक वेक्टर, या तो आप इसे एक ही वेक्टर इस तरह से, इसका पहला एलिमेंट 7 7 3 और 3 5, और फिर है 1। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 1 है। तो इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होगी वो फिर 1 होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सिर्फ एक ही है, तो इसी से स्पैन होगी, तो इसकी डायमेंशन 1 होगी। एक्चुअली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं। अगर वो ये पूछते ना कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पैन्ड बाय दिस वेक्टर, तो फिर ये ठीक होता। और ये एक 3 × 3 का मैट्रिक्स नहीं लिया गया, बल्कि ये एक 3 × 1 का मैट्रिक्स लिया गया है। तो अगर हम 3 × 3 का लें तो 7 7 3 4 3 5 1 2 3। अब इसका रैंक फाइंड कर लें, तो वही हमारे पास होगी डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पैन्ड बाय द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, या रोज ऑफ, यानी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बात की जा सकती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की जा सकती है। यूं ये कह देना ठीक नहीं है कि डायमेंशन ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो वेक्टर की डायमेंशन नहीं होती, वेक्टर से स्पैन होने वाली स्पेस की डायमेंशन होती। ओके जी। जी जाफिर साहब। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? जी असदुल्ला, हेलो। हेलो असदुल्ला, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा अपना माइक ऑन कीजिए। ओके जी, ये अभी कामरान साहब ने बताया है कि ऑप्शन, ये जो नंबर 11 है इसमें हम गलत ऑप्शन टिक कर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नॉट जस्टिफाइड बताएं, तो ऑप्शन सी तो जस्टिफाइड है। अच्छा, फिर कौन सा है नॉट जस्टिफाइड? रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एन, ये भी जस्टिफाइड है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन, ये हो सकता है ना, उनमें से मिनिमम भी हो। तो डी क्या, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन माइनस एम, ये जस्टिफाइड नहीं है। वजह क्या है कि ये जो m है हो सकता है m बड़ा नंबर हो, n एक छोटा नंबर हो, ये जरूरी तो नहीं है ना कि n बड़ा हो m छोटा हो।
तो n-m, यही इसका आंसर बन रहा है इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसके अलावा और